यहाँ से स्टार्ट करेंगे डेली टारगेट। यहाँ पर जो इसका हम लोग रिवीजन कर रहे थे आज, है ना। कल हम लोग रिवीजन में यहाँ पर आपको टॉपिक दिया था कि क्या टॉपिक आपको यहाँ पर रिवीजन में पढ़ने थे। 16 से 24 तक जो टारगेट था उसके रिवीजन में टॉपिक पढ़ने थे आपको, ठीक है। और यहाँ पर जो इसमें डे शामिल थे, मतलब डेट 25 को हम लोगों ने पूरा बता दिया था कि 16 से 24 तक डे है उसको खत्म करना है। ये डे नंबर 25 था इसका, ठीक है। तो देखो डे नंबर 25 में ही मतलब 16 से 24 को रिवीजन था, उसमें आपके बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 16 जो टॉपिक डे नंबर है उससे लेकर के 24 नंबर तक जो भी डे आएंगे उसके एमसीक्यूज पूरे मतलब एमसीक्यूज प्लस यहाँ पर जो टॉपिक थे वो सबको अच्छे से करने हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं किया इसको, है ना, नहीं किया। तो 24 मई को जो रिजल्ट पेपर दे के आओगे ना, तो वहाँ से आपको दिखेगा चीज़ें कि आपने नहीं की, कि क्या क्या चीज़ आपको नहीं मिला है ना। देखो बात कड़वी है लेकिन सच है कि आपने नहीं किया एक टॉपिक, यही तो है टॉपिक, कि तो नहीं कि कोई दूसरा टॉपिक है। आप बुक से पढ़ोगे दूसरा मिलेगा, है ना, या कहीं और से पढ़ोगे दूसरा मिलेगा टॉपिक, तो सब यही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने छांट के टॉपिक रखे रहते हैं कि क्या क्या टॉपिक एग्जाम में आ सकते हैं, है ना, निकाल करके रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक रखते हैं आप लोग कि जो डेली टारगेट ऐसे नहीं है कि टॉपिक निकालने पड़ते हैं, कौन कौन सा टॉपिक पूछ रहा है, कौन से डीप में जाना है, कौन से टॉपिक पे हमको ऊपर से पढ़ना है, तो वो सब टॉपिक आपको यहाँ पर बता जाते हैं। लेकिन आपने बहुत लोगों ने इसको नहीं किया है। नहीं किया तो मैं फिर से बोलता हूँ 24 मई को रिजल्ट दिखेगा तो पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पर देखो लास्ट टाइम भी मैंने टारगेट ले रहा था, उसमें से ओनली 3 लोगों का ही सिर्फ यहाँ पर यूपीएससी पेपर निकला था प्रीलिम्स का, ठीक है। और मेंस तक भी वो लोग गए थे, वही 3 लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से चीज़ यहाँ पर फॉलो करते थे, कैसे क्या है, अलग से भी यहाँ पर कुछ पूछते रहते थे। लेकिन आप लोग में क्या है, इतना इंटरेस्ट नहीं है। वो इंटरेस्ट आपको दिखेगा 25 मई के बाद से, जब अगली वर्ष तैयारी आप करोगे 2027 के लिए, तब, ठीक है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, टाइम आपका गया नहीं है, 2 मंथ अभी हैं, बहुत हैं। अच्छे तरीके से चीज़ों को फॉलो करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, राइट। बाकी देख सकते हो आप जो भी आपको जैसा डिसीजन ठीक लगता है ना। आते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर जो डिवीजन है, डिवीजन हम लोग को यहाँ पर कल स्लॉट पर बताया था क्या क्या स्लॉट से आपको यहाँ पे करना है। स्लॉट पे यहाँ पर जैसे कि हिस्ट्री का मैंने अलग कर दिया था पूरा, है ना, अलग करके, और इकोनॉमिक आप कुछ यहाँ पर पॉलिटी भी थी तो उसको अलग कर दिए थे। तो उसमें अलग अलग करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें अलग अलग करके एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग ने 16, 17, 18 अलग कर दिया, 19, 20 कैसे कर, तो यहाँ से जैसे कि पूरा एक साथ हम लोग पार्ट 1 में कर लेंगे हिस्ट्री के, पार्ट 2 में हिस्ट्री के, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 3, पार्ट 4 में इकोनॉमिक के कर लेंगे। ऐसे करके पार्ट 1, 2, 3 में डिवाइड कर लेंगे। लेकिन जो पार्ट 1 रहेगा पूरा हिस्ट्री का रहेगा उसमें। जैसे यहाँ पर पूरा हिस्ट्री का क्वेश्चन है, करो इसमें 3 से 4 टारगेट शामिल किए गए हैं, है ना। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ से क्वेश्चन कवर करेंगे, याद रखना है। रिवीजन देखो करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन करना। आप लोगों ने नहीं किया तो उसको जाके कहीं ना कहीं से चीज़ों को कवर करो। टॉपिक मैंने बोला भी था, टॉपिक अगर नहीं मिलते हैं तो आप बोलना, लेकिन किसी ने नहीं बोला टॉपिक देने के लिए। मैंने टॉपिक दिए भी नहीं है। जो पढ़ेगा मैं उसको ही सिर्फ पर्सनल दे दूंगा। अब मैं टेलीग्राम पे नहीं दूंगा पूरे में, जो मुझसे मांगेगा ना सिर्फ उसको मैं पर्सनल दूंगा। सबके लिए नहीं है वो, सबको पेपर निकालना भी नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पर सब तो टाइम पास, बहुत टाइम पास करना है। पेपर ठीक है चलो होगा होगा, वरना दूसरा तो एग्जाम है ना। बी ऑप्शन सोच रखा है, बी प्लान सोच रखा है, तो ए प्लान आपका कभी सक्सेस भी नहीं होना है। ये भी आप लिख करके रख लो, ये सच है। बाकी हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, समझदार हो आप लोग। क्वेश्चन 1 से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 1 है पार्ट 1 का। पार्ट 1 करने के मतलब यहाँ पर हम लोग पार्ट 1 में और 2 में हिस्ट्री ऐसा कुछ रहेगा, जो जैसा रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा सब चीज़, ठीक है। तो पार्ट 1 अभी हम लोग करेंगे, इसमें करीब 40+ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोला है कि हर्षवर्धन कालीन ऐतिहासिक संबंध में विचार करना है। हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी देने वाले स्रोतों में विचार करना है। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के जीवन पर प्रकाश डालता है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई राजा की जीवनी है, जो न केवल हर्ष के प्रारंभिक जीवन बल्कि यहाँ पर तत्कालीन प्रशासन और सैन्य अभियानों को भी जानकारी देती है। सेकेंड बात है, चीनी यात्री हिंसाओं का यात्रा वृत्तांत सीयू की उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति का वर्णन करता है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, पहला भी सही है, ठीक है। और ये जाति व्यवस्था और सामाजिक रीति रिवाज के सबसे प्रमाणिक विवरण मानता है। तीसरी बात है, रत्नावली, नागानंद और प्रदर्शिका स्वयं हर्षवर्धन द्वारा या स्वयं हर्ष द्वारा रचित हैं। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी सोचो आप। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, गलत नहीं है, क्योंकि हर्ष एक महान साहित्यकार था। उसने 3 संस्कृत नाटक रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना की थी। तीनों बातें करेक्ट हैं। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हो कि जो बाणभट्ट था उसने कादम्बरी की भी रचना की थी, जो उस काल के सांस्कृतिक और जीवन को चित्रण करती थी। तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर 1, 2, 3 सभी यहाँ से सही आंसर होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 2 है हर्ष की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन है। हर्षवर्धन की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में विचार करना है। हर्ष की प्रशासनिक व्यवस्था गुप्तों की तुलना में अधिक केंद्रीकृत थी, सेंट्रलाइज थी ना। सेकेंड का पहला क्या हुआ, पहला बात गलत है। हर्ष का प्रशासन गुप्तों की तुलना में कम केंद्रीकृत था और अधिक सामंती था, ठीक है। और केंद्र का नियंत्रण दूरस्थ क्षेत्रों पर कमजोर था, तो ये पहली बात गलत है यहाँ से इसकी।
सेकेंड बात है, इस काल में अधिकारियों का वेतन किस स्थान पर भूमि अनुदान जो लैंड्स ग्रांट से देने की प्रथा का विस्तार हुआ था। ये बात करेक्ट है, ठीक है, और आगे चलकर भारतीय सामंतवाद को मजबूत किया था। सेकेंड बात करेक्ट है, पहला गलत है। तीसरा ये काल प्राचीन भारत में मध्यकालीन भारत के संक्रमण का प्रतीक मनाता है। तीसरी बात क्या होगी, करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ केंद्रीकृत सत्ता का पतन हो रहा था और क्षेत्रीय जो सामंत थे वो क्या उभर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे थे, ठीक है। इसको लेकर के प्राचीन और मध्यकालीन भारत के बीच एक संक्रमण काल माना जाने लगा था। तो 1 और 3 करेक्ट है, सॉरी 1 और 3 नहीं, एक तो गलत था पहला वाला, 2 और 3 करेक्ट है, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हर्ष के समकालीन शासक के संघर्ष में विचार करना है। गौड़ शासक शशांक ने हर्ष के भाई की हत्या की थी, पहली बात। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने हर्ष के बड़े भाई राजवर्धन की हत्या कर दी थी और शशांक कट्टर शैव था और उसने बोधिसत्व को कटवा दिया था, ठीक है, याद रखना है। और सॉरी, बोधिवृक्ष को कटवा दिया था, बोधिसत्व नहीं, बोधिवृक्ष को कटवाया उसने, और यहाँ पर एक शैव शासक था, ठीक है। तो पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, दक्षिण में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट पर हुए युद्ध में हर्ष को पराजित किया था। सेकेंड बात से ये भी करेक्ट है, क्योंकि एहोल अभिलेख के अनुसार चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के नर्मदा तट पर हर्ष का रहा था, जिसके बाद हर्ष का दक्षिण विस्तार तक रुक गया था ये, ठीक है, दक्षिण का विस्तार रुक गया था इसकी वजह से। तीसरी बात है, वल्लभी के राजा ध्रुव भट्ट हर्ष के समकालीन नहीं थे। ये बात क्या होगी, सोचो, ये बात गलत है, क्योंकि वल्लभी के राजा ध्रुव भट्ट हर्ष के समकालीन नहीं थे, बात सही है, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1 2 करेक्ट है, तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 4, हर्षकालीन सामाजिक धार्मिक स्थिति के बारे में विचार करना है। हर्षवर्धन के समय में सामाजिक और धार्मिक स्थिति के संबंध में देखते हैं। हर्ष ने धार्मिक चर्चा के लिए प्रयाग और कनौज में विशाल धर्म सभाओं का आयोजन किया था, पहली बात। चौथे का करेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर जो प्रत्येक 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद का भी आयोजन करता रहता था। सेकेंड बात है, हर्ष के काल में नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। सेकेंड बात क्या होगी, पहला सही था, सेकेंड यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा उस समय का समाज वर्ण व्यवस्था चतुर्वर्ग विभाजन से मुक्त होता था। ये बात क्या होगी, एकदम गलत है, क्योंकि समाज कठोर वर्ण व्यवस्था में औपचारिक था और हिंद संघ के अनुसार समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ठीक है, और अस्पष्टता मौजूद थी। पहली बात सही थी और दूसरी बात सही, तीसरी बात गलत है, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, आप ना देखो, जितने भी आंसर आपके सही होते हैं आपको बताते जाना कितने आपके आंसर सही होते हैं इसमें से, ठीक है। जैसे कि 44 क्वेश्चन है या 45 क्वेश्चन है, और बार 45 लिख दो और अपने साइड अंदर आप जितने भी आपके सही हो रहे हैं आप करेक्ट बताया करो कितने आपके सही होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको नहीं सोचना है कि गलत हमारे 5 सही हो रहे हैं, अगर 40 में भी 5 सही हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करो। ये देखिए कोई देखेगा क्या, कोई देखेगा उसको देखने दो, जो देखेगा ठीक है भाई तुम्हारे ज़्यादा आ रहे हैं मेरे कम आ रहे हैं, राइट। कम से नहीं डरना है, बहुत लोग क्या कम की वजह से यहाँ पर शो नहीं करते मार्क्स अपने, ठीक है, तो कम वालों को ही शो करना है। आप ये चीज़ गलती करते हो, कम है तो आपको यहाँ से चीज़ों को ज़्यादा गाइड की जाएंगी कि आप क्या क्या चीज़ें और अच्छे से पढ़ो, है ना। ज़्यादा है तो आपको भाई अब तो टॉपर हो, है ना, तो ठीक है, ज़्यादा तो अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो अच्छे से, तैयारी करो तो ज़्यादा होंगी, नहीं कर रहे हो इसका मतलब कम है, या कर रहे हो तो कुछ पॉइंट वजह से गलत हो रहा है तो आप बताओ, मैं पॉइंट आपको बताऊँगा, है ना। तो देखो नंबर मेंशन करोगे, नंबर अपना कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी ना कि आपको मैं सजेस्ट कर पाऊँगा। तो 5वें का क्या होगा, 5वां क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपक्षी संघर्ष के बारे में। त्रिपक्षी संघर्ष कनौज पर नियंत्रण के लिए लड़ा गया था, पहली बात। 5वें का पहला करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, इस संघर्ष में भाग लेने वाले प्रमुख राजवंश पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा है, पाल वंश के दक्कन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया गया था, पाल वंश ने दक्कन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, सोचो, गलत है, क्योंकि पाल वंश ने बंगाल के पूर्वी भारत का प्रतिनिधित्व किया था और दक्षिण क्षेत्र में प्रतिनिधित्व का राष्ट्रकूटों ने किया था। ये बात गलत हो जाएगी, ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर आ गया था 6 नंबर, प्रमुख राजवंशों की विशेषताएं क्या थी, देखते हैं इसको। पाल वंश, देखो पाल वंश यहाँ पे बोला है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, गुर्जर पहला सही हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध होते थे। ये भी बात क्या हो जाएगी, ये बात गलत हो जाएगी, सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय स्वशासन के लिए चोल वंश प्रसिद्ध था, ना कि प्रतिहार
प्रतिहार अपनी शक्तिशाली घुड़सवार के लिए जाने जाते थे। सेकंड गलत हो गया। थर्ड देखते हैं तीसरा। तीसरा यहाँ से राष्ट्रकूट, ये एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। तीसरी बात करेक्ट है क्योंकि राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के जो चट्टान काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आंसर 1 और 3 सही है, बी आंसर होगा। क्वेश्चन 7वां है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का संघर्ष के बारे में विचार करना है। इस काल में क्षेत्रीय शक्तियां का उदय प्रमुख था। पहली बात करेक्ट है क्योंकि हर्ष के बाद कोई भी एक जो शक्ति थी पूरे भारत में एकजुट नहीं रह सकी थी, जिसके छोटे छोटे से क्षेत्रीय राज्यों में जैसे राजपूत, पाल है ना, राष्ट्रकूट, इनका उदय हुआ था। पहली बात करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात है गुर्जर प्रतिहार ने अरब आक्रमणों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, ठीक है, और भारत के लिए एक प्रहरी का कार्य किया था, ठीक है। तीसरा है चोल, पल्लव और चालुक्य उत्तर भारतीय राजवंशों में उदाहरण माने जाते हैं। तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये जो दक्षिण भारतीय दक्कन राजवंश के उत्तर भारत के नहीं होंगे, तो ये बात गलत होगी। 1 2 करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार पूछा है तीसरे स्टेटमेंट से मिला करके, काफ़ी पहले का 1988-90 का क्वेश्चन था ना, 90-92 का ऐसे कुछ क्वेश्चन था, 90 के आसपास का, वहाँ पे पूछा था ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 नंबर है, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विचार करना है। राजपूत काल को मुख्य रूप से 647 से 1200 ईस्वी के बीच का समय माना जाता है। 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड बात है राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुल सिद्धांत एक प्रमुख ऐतिहासिक तर्क है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात से भी करेक्ट है। दोनों बातें एकदम सही है। आंसर 8वें का 1 और 2 दोनों एकदम फैक्चुअल पॉइंट है, सही आंसर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 9, चाहमान या चौहान राजवंश और तराइन के युद्ध के संबंध में विचार करना है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। तराइन का युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें राजपूतों की वीरता के आगे गौरी की सेना हार गई थी और यहाँ पर ये घायल होकर भाग निकला था। पहला सही है। सेकेंड, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, जिसने उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी थी। सेकेंड भी करेक्ट होगा, ठीक है। और इसी युद्ध ने दिल्ली और उत्तर भारत में मुस्लिमों पर बड़ा सत्ता का द्वार खोला था। दोनों बातें करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं, राजपूत कालीन शासक जो थे राजवंश, उसके बारे में विचार करना है। चंदेल बोला इसमें कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया था, बात करेक्ट है, ठीक है। और बुंदेलखंड में क्षेत्र पर था ये, जो चंदेलों ने शासन जेगा भोक्ति बुंदेलखंड क्षेत्र पर था, जो 10वीं और 11वीं शताब्दी के खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में निर्माण को बताता है। सेकेंड बात, परमार और सोलंकी मालवा गुजरात के क्षेत्र, सेकेंड बात भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, चाहमान दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र, तीसरी बात क्या होगी सोचो, करेक्ट है, तीसरा वैसे है क्योंकि यहाँ पर चौहान का प्रारंभिक केंद्र अजमेर था, लेकिन बाद में उन्होंने तोमरों में दिल्ली जीतकर इसे जो अपनी राजधानी बनाया था। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर सी सभी यहाँ से सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, राजपूत कालीन कला वास्तुकला के संबंध में विचार करना है। पहला, इस काल के दौरान उत्तर भारतीय मंदिर निर्माण की नगर शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी। 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि भारत में इस दौरान उत्तर भारत में जो नगर शैली फली फूली थी और इसकी विशेषता ऊंचे शिखर, ठीक है, और आमलक और कलश थे। लिंगराज मंदिर उड़ीसा और खजुराहो मंदिर जैसे यहाँ पर चरमोत्कर्ष पे देखे गए थे। ये पहली बात सही है। खजुराहो के मंदिर अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध, जिनका संबंध चंदेल शासकों से है। सेकेंड बात करेक्ट है क्योंकि खजुराहो के मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर में चंदेल वास्तुकला का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल देखने को मिलता है, ठीक है। दोनों बातें सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 12, राजपूत संस्कृति के समाज के संबंध में विचार करना है। राजपूत काल में को वीरता और सामंती गौरव का समय माना जाता है। 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा क्योंकि ये काल सामंती व्यवस्था पर आधारित था, जहाँ स्वामी भक्ति और युद्ध कौशल को सर्वोपरि माना जाता था। जौहर और सती प्रथा जैसे तत्व भी इसी काल में सामाजिक ढांचे के हिस्सा थे। राजपूत की उत्पत्ति के तर्कों में विदेशी मूल की जनजाति जो मूल थी उसके सिद्धांत शामिल थे। सेकेंड बात करेक्ट है क्योंकि इतिहासकार के बीच राजपूतों की उत्पत्ति विवादित है और कर्नल टॉड जैसे विद्वान इन्हें विदेशी हूण मानते थे, जबकि यहाँ पर इन्हें कुछ अग्निकुल या पुराणों के अनुसार कुछ प्राचीन क्षत्रियों को वंश मानते थे।
दोनों बातें करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 13 नंबर है, चोल प्रशासन के संबंध में विचार करना है। चोल शासन की सबसे विशिष्ट विशेषता उनका स्थानीय ग्रामीण सुशासन, ग्राम स्वराज था। पहली बात, 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि चोलों की सबसे बड़ी उपलब्धि उनका स्थानीय सुशासन या उत्तर में रूट में अभिलेख जो था उससे पता चलता था कि ग्राम सभाओं और सभा का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता था। सेकेंड बात है, चोलों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी जिसे बंगाल की खाड़ी पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि चोलों के पास एक अत्यंत आधुनिक और शक्तिशाली नौसेना थी जिसने श्रीलंकाई और दक्षिण पूर्व एशिया में क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। तीसरी बात है, विजयालय के चोल सत्ता का पुनरुद्धार करने वाला संस्थापक बनाता था। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि विजयालय जो है इसने पल्लवों के सामंत के रूप में शुरुआत की थी जो तंजौर को जीतकर स्वतंत्र चोल की राजवंश की पुनर्स्थापना की थी। तीनों बात करेक्ट है, 1 2 3 डी यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, 13 का। क्वेश्चन 14 नंबर है, चोल शासकों के और उनकी उपलब्धियों के बारे में विचार करना है। राजराज प्रथम प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। 14 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड है, राजेंद्र प्रथम ने गंगा नदी तक विजय अभियान चलाया और गंगा कौंड चोल की उपाधि धारण की थी। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, और गंगा कौंड चोलपुरम नगर भी बसाया था। तीसरी बात है, राजेंद्र प्रथम ने अपनी नौसेना के बल पर दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर राजेंद्र प्रथम ने अपनी नौसेना भेजकर श्री विजय साम्राज्य को राज्य द्वारा पराजित किया था ताकि व्यापारिक मार्ग सुरक्षित रह सके। ठीक है, 1 2 3 सभी करेक्ट हैं, सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, चोलकालीन सांस्कृतिक योगदान के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, चोल काल मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से नागर शैली में किया गया था। पहली बात गलत है, क्योंकि द्रविड़ शैली में किया गया था, बात गलत हो जाएगी। प्रसिद्ध नटराज की कांस्य की प्रतिमा चोल काल का एक उत्कृष्ट उदाहरण मानती है। सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि नटराज, ठीक है, धातु के शिल्प को लेकर के सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। तीसरा है, राजराज प्रथम ने हिंद महासागर क्षेत्र में चोल साम्राज्य का प्रभुत्व स्थापित किया था या प्रभाव स्थापित किया। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मालदीव में जो और श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर हिंद महासागर के चोलों का दबदबा बनाया था। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, मध्यकालीन भारत को लेकर के क्वेश्चन है। भारत पर अरब आक्रमण के संबंध में विचार करना है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हराया था। 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, और मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी और राजा दाहिर को हराया था। पहला करेक्ट है। सेकंड, अरबों का आक्रमण मुख्य रूप से उद्देश्य केवल भारत की संस्कृति का विनाश करना था। सेकंड बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य विस्तार और धन की प्राप्ति था। केवल संस्कृति विनाश कहना ऐतिहासिक रूप से गलत हो जाएगी, क्योंकि अरब जो थे, अरबों ने भारतीय ज्ञान को भी अपनाया था। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है, एक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है 17, अरब आक्रमण के ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा। अरब ने भारतीयों से खगोल विज्ञान और चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त किया था। 17 देखो, 17 का पहली बात करेक्ट है, क्योंकि अरबों ने भारतीय दशमलव प्रणाली 0 थी उसका उपयोग किया था और खगोल विज्ञान और आयुर्वेदिक सीखा था। इसी ज्ञान को उन्होंने यूरोप तक पहुंचाया था, बात सही है। सेकंड, ब्रह्म सिद्धांत जैसे भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया था, ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि भारतीय विद्वान ब्रह्मगुप्त की जो पुस्तक थी उसमें ब्रह्म सिद्धांत और खंड वादक जो अपने अनुवाद में सिंध और हिंद से नाम से अनुवाद किया था। ठीक है, तो दोनों बातें यहाँ से इसकी एकदम करेक्ट है, आंसर 17 का 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के संबंध में विचार करना है। देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का दौर भारत में तुर्की शासन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। पहली बात, 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना भारत में तुर्की शासन इंडो तुर्की रूल की शुरुआत थी। सेकंड, एकता प्रणाली की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक राज्य की एक मुख्य विशेषता थी। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली को व्यवस्थित किया था जिसमें अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि या एकता का राजस्व अधिकार दिया जाता था। सेकंड बात सही है, पहला भी सही होगा, आंसर सी। क्वेश्चन 19 राजवंश और उनके
जो संस्थापक हैं, विशेषताओं, उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं 19 नंबर। पहला बोला है गुलाम वंश ममलूक डायनेस्टी की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। पहली बात 19 का यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था, उसने गुलाम वंश की स्थापना रखी थी। और इसे ममलूक वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसे सुल्तान स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास होते थे। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था जो पानीपत के युद्ध तक चला था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी, सेकेंड बात यहाँ से भी, हाँ ये भी करेक्ट है, क्योंकि लोधी वंश बेलो लोधी द्वारा स्थापित दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी की हार के साथ मुगल काल शुरू हो गया था। दोनों बातें सही है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हो, करीब 2 पॉइंट, कि जो चोलों का है, चोलों का कदम और कलंजू, चोल काल में कदम भूमि और माप की एक इकाई होती थी और कलंजू सोने का सिक्का होता था और प्रशासन इसका सटीक होता था कि भूमि का संरक्षण कई बार करते थे। ध्यान रखना है कलंजू क्या है। कलंजू सोने का सिक्का था। कहाँ पर? ये चोलों के कदम और कलंजू नामक चोल काल में प्रसिद्ध थे। जो कदम भूमि होती थी, भूमि को माप करना, ये कलंजू होता था आपका सोने का सिक्का। दोनों पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर सी हो चुका है। और कुछ पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं होगा इसमें। ठीक है, आगे आते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, खिलजी और तुगलक वंश के बारे में विचार करना है। अलाउद्दीन खिलजी उसके सैन्य और आर्थिक हथियार और आर्थिक उत्तरदारों के लिए जाना था। पहली बात 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का पहला शासक था जिसने बाजार नियंत्रण नीति, मार्केट जो कंट्रोल लागू किया था। उसने राशनिंग व्यवस्था, सैनिकों के हुलिया लिखना और घोड़े दगने की प्रथा शुरू की थी ताकि सैन्य कुशलता बनी रहे। सेकेंड बात है फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में विभिन्न निर्माण कार्य की प्राथमिकता दी थी। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता था। उसने सिंचाई के लिए नहरों को जाल बिछाया था और 300 से अधिक नहर हिसार, फिरोजाबाद, ठीक है, जौनपुर में यहाँ पर बनाए थे। और दीवाने खैरात, दान विभाग और दीवाने बंदगान, दास विभाग, इसकी स्थापना भी की थी। दोनों बातें करेक्ट हैं, आंसर सी। 21 नंबर आते हैं, दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला के बारे में कौन सा कथन सही होगा? कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा इंडो इस्लामिक वास्तुकला के एग्जाम्पल होंगे। 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने शुरू कराया था और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। और अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ये दोनों इंडो इस्लामिक शैली, मेहराब और गुम्बद का मिल के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। सेकेंड बात है लोधी गार्डन का निर्माण अरब आक्रमणकारियों द्वारा कराया गया था। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि लोधी आक्रमण का जो लोधी जो गार्डन है, इसका जो लोधी काल में मकबरों का निर्माण लोधी वंश अफगान शासकों ने करवाया था और अरब आक्रमणकारियों द्वारा नहीं कराया गया था। ओनली वन करेक्ट है, 21वें का आंसर एक आंसर से होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रशासनिक और क्षेत्रीय विस्तार को लेकर के सैयद वंश का शासन दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था। 22वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो सैयद वंश या खिजर खां द्वारा स्थापित इसका शासन काल काफ़ी छोटा था और इनका प्रभाव दिल्ली और उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों में दुआब तक ही सीमित रह गया था। पहली बात सही है। दूसरा, दिल्ली सल्तनत के दौरान केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हो गया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि तुगलक वंश ने इसके अंत तक, खासकर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, जो केंद्रीय नियंत्रण था कमजोर होने लगा था और जिससे क्या होता था, विजयनगर जो था उसमें बहमनी और जौनपुर स्वतंत्र जैसे राज्यों का उदय हुआ था। दोनों बातें करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में विचार करना है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी विभिन्न योजनाओं जैसे राजधानी परिवर्तन आदि के लिए प्रसिद्ध था। 23 का पहला स्टेटमेंट से करेक्ट है। ठीक है, मोहम्मद जो बिन तुगलक का बेटी, ये अपनी 5 असल योजनाएं जो थी उसके लिए प्रसिद्ध था। जैसे दोआब में कर वृद्धि किया था उसने, राजधानी परिवर्तन की थी दिल्ली से दौलताबाद, ठीक है, देवगिरी दौलताबाद, सांकेतिक मुद्रा जो टोकन करेंसी चलवाई थी, खुरासान जो अभियान था वो चलाया था और कराची अभियान चलाया था। इसको लेकर के क्या था, 5 को लेकर के यहाँ पर ये जो विफल रहा था ना, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। 23वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, तुगलक वंश के दौरान ही भारत ने अपनी पहली बार अंगणित का अरब तक ज्ञान पहुंचाया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से 23 का गलत है, क्योंकि भारतीय ज्ञान अंगणित शून्य पर अरबों तक 7वीं 8वीं सदी तक अरब आक्रमण के दौरान में ही पहुंच चुका था। तुगलक वंश की 14वीं शताब्दी के दौरान नहीं, 14वीं शताब्दी काफ़ी लेट हो जाती है, क्योंकि 7वीं 8वीं शताब्दी तक ही पहुंच गया था। तो 1 सिर्फ करेक्ट है। ए 24 है 24 नंबर।
24 नंबर देखते हैं 24। 24 है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के संबंध में। इस साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। पहली बात, 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। संगमपुत्र हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के तट पर साम्राज्य की नींव रखी थी और उनके गुरु विद्यारण ने उन्हें इस कार्य के लिए प्रेरित किया था। दोनों बातें क्या है? 24 का करेक्ट है 1 एंड 2। तो सी। यहाँ से 25 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 25 इसमें बोला है विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले 4 राजवंशों का सही क्रम क्या होगा? देखो 4 राजवंशों का जो सही क्रम हो जाएगा ये हो जाएगा आपका संगमवंश, सुलुवंश, तुलु और अरविडु, है ना। ये यहाँ से इसका सही आंसर होगा। संगमवंश यहाँ पर देख लेते हैं, इसके संस्थापक कौन थे? ये हरिहर बुक्का। सुलुवंश के ये जो सुलु नरसिंह और तुलुवंश के यहाँ पर संस्थापक वीर नरसिंह और अरविडु वंश, इसको हो जाएंगे कौन? ये संस्थापक तिरुमल। ठीक है, तो आंसर यहाँ से ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कृष्णदेवराय के संबंध में विचार करना है। वे तुलु वंश के सबसे महान शासक माने जाते थे। पहली बात, 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कृष्णदेवराय 1509 से 1529 का टाइम पीरियड था इनका, और विजयनगर के सबसे प्रतापी राजा थे। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उन्हें भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। यहाँ से करेक्ट होगा। पहला, उन्होंने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने आंध्र भोज से अभिनय भोज या और यहाँ पर आंध्र पितामह जैसी उपाधि धारण की थी। ठीक है, और उनके दरबार में अष्टदिग्गज 8 महान तेलुगु कवि रहते थे। तो सेकंड भी करेक्ट होगा। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर सी यहाँ से 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर है। 27 है विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक इकाई और उनके आकार के अनुसार बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करना है। देखते हैं इसको। बड़े से छोटे में व्यवस्थित करेंगे। यहाँ से हो जाएगा आपका पहले मंडलम, ठीक है, फिर नाडु, ठीक है, फिर उसके बाद स्थल और फिर ग्राम। बी यहाँ से 27 का सही आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं। 28 नंबर यहाँ से इसमें बोला है नैंकर व्यवस्था जो थी इसके बारे में विचार करना है। सैन्य कमांडरों को अमर नायक कहा जाता था। 28 का पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर राजा सैन्य कमांडरों को नायकों की भूमि प्रदान करता था, जिनसे यहाँ पर अमर नायक कहा जाता था। उन्हें वेतन के बदले में अमरम नामक भूमि खंड में दी जाती थी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, ये विजयनगर की एक विशिष्ट सैन्य विशेषता थी। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर, आयकर व्यवस्था के संबंध में विचार करना है। देखते हैं। यह बोला केंद्रीय प्रशासन से संबंधित थी और देखते हैं क्या बोले, ये केंद्रीय प्रशासन से थी। दूसरा बोला ऐसे कि ये ग्रामीण प्रशासन से, सैन्य विभाग से या विदेशी व्यापार से। तो आंसर हो जाएगा 29 का करेक्ट आंसर। ये संबंधित थी ग्रामीण जो प्रशासन है उससे क्या होगा? संबंधित होगा। यहाँ से ये क्या होगी? ग्रामीण प्रशासन से संबंधित है, तो यहाँ से बी क्या होगा? 29 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रामीण प्रशासन संबंधित थी और गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रशासित करने के लिए 12 व्यक्तियों अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिन्हें सामूहिक रूप से आयकर कहा जाता था, और ये पद वंशानुगत होते थे। ये बात सही हो जाएगी। 29 के 30 नंबर, विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण इनमें से किस युद्ध को माना जाता था? आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर। ये मानते थे तालीकोटा के युद्ध को, 1565। ठीक है, तालीकोटा के युद्ध 1565 में राक्षसी तरंगड़ी युद्ध को भी इससे कहा जाता है। ठीक है, इससे क्या कहते हैं? राक्षसी तरंगड़ी युद्ध भी कहते हैं। और इसमें बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर के संयुक्त महासंघ विजयनगर को हराया था इसमें। और उस समय विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था, और इस युद्ध ने महान साम्राज्य का वैभव नष्ट कर दिया था। राइट आंसर क्या होगा? 30 का बी करेक्ट है। 31 है आयकर व्यवस्था के तहत ग्रामीण प्रशासन के लिए कितने अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी? आंसर हो जाएगा 31 का। ये नियुक्ति की जाती थी कितने? ये नियुक्त की जाती थी करीब हो जाएगा इसमें आंसर 31 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ये 12 अधिकारी हो जाएगा, है ना, सी 12 अधिकारी। क्योंकि यहाँ पर जो विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाता था, और इस व्यवस्था के तहत 12 अधिकारियों का एक समूह नियुक्त किया जाता था, जिन्हें सामूहिक रूप से आयकर कहा जाता था, और ये पद वंशानुगत होते थे।
ठीक है, इन अधिकारियों की सेवाओं के बदले उन्हें मुक्त भूमि या मान्यता दी जाती थी। इनके पास गांव के मामले व्यापक अधिकार थे और यहाँ तक कि गांव और जमीन बेचने के लिए भी इनकी नियुक्ति अनुमानित होती थी और अनुमति की आवश्यक मानी जाती थी इन पे। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। और एक्स्ट्रा पॉइंट एक दो और लिख सकते हो, जैसे कि जो विजयनगर में जल व्यवस्था थी, जो है ना, जो पानी का सिस्टम था, जल व्यवस्था थी, उसमें कमलपुरम जलाशय और हिया नहर, कौन सा, हिया नहर इस साम्राज्य की उन्नत जल प्रबंधन तकनीकी को दर्शाती हैं। ये दोनों लिख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि विजयनगर से यूपीएससी क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, तो कहीं भी कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, राइट। और सांस्कृतिक योगदान क्या था, हम लोगों ने देखा यहाँ पर विजयनगर की जल व्यवस्था को। और सांस्कृतिक जो योगदान है, एक और पॉइंट यहाँ पर लिखोगे इसमें कि जो कृष्णदेव राय ने स्वयं अमुक्तवाल्दा तेलुगु में और जम्बवती कल्याणम संस्कृत की रचना, विजयनगर के विठल स्वामी और हजारा प्रसाद मंदिरों के निर्माण की स्थापत कला की पराकाष्ठा बताई थी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पॉइंट आप नोट कर लो। आते हैं 32 नंबर 32 नंबर क्वेश्चन में। 32 नंबर क्वेश्चन है सांस्कृतिक योगदान के बारे में विचार करना है ना। देखते हैं इसको। विठल स्वामी मंदिर विजयनगर काल में थे। ठीक है, पहला क्या होगा, 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, सही है। सेकेंड बात है हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है, राइट। यूनेस्को से विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित भी किया गया। तीसरी बात है तेलुगु और संस्कृत साहित्य का विकास विजयनगर काल, तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 1 2 3 सभी करेक्ट है, तो डी यहाँ से आंसर हो जाएगा, डी नहीं सी यहाँ से आंसर होगा। 33 नंबर है, 33 नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विजयनगर प्रशासन के संबंध में विचार करना है। राज्य की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें राज्य के विभिन्न वर्गों के विद्वान और प्रभावशाली व्यक्ति शामिल होते थे। पहली बात क्या होगी, 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। ठीक है, सेकंड आते हैं, सेकंड देखते हैं, पहला करेक्ट हो जाएगा। मंत्रिपरिषद की बैठकें राज्यसभा नामक एक भव्य मॉडल में होती थी, जो राज्य के प्रशासनिक मामलों की सलाह देती थी। सेकंड बात ये क्या होगी, सेकंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा आते हैं, तीसरा बोला इस काल में अमर नायक केवल धार्मिक अनुष्ठानों के प्रमुख होते थे, जिनका प्रशासन कोई से कोई संबंध नहीं होता था। ये बात गलत है, क्योंकि अमर नायक केवल धार्मिक प्रमुख नहीं थे। ठीक है, ये क्या थे, धार्मिक प्रमुख नहीं थे, बल्कि सैन्य कमांडर थे और उन्हें प्रशासनिक और राजस्व अधिकार प्राप्त होते थे। वे शांति के समय कानून व्यवस्था बनाए रखते थे और युद्ध के समय राजा को सेना प्रदान करते थे। एक और दो करेक्ट हो जाएगा, तीसरा गलत है। ठीक है, क्वेश्चन आ क्या आते हैं 34, राजस्व व्यवस्था के संबंध में विचार करना है। कथन 1 कथन 2, राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर शिष्टु था, जो समानता उपज का भाग होता था। पहली बात 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, उस काल में केवल भूमि कर ही वसूला जाता था और अन्य किसी प्रकार के कर जैसे विवाह कर का अस्तित्व नहीं था। सेकंड बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर भू राजस्व कर के अलावा विजयनगर में विभिन्न प्रकार के कर प्रचलित थे, जैसे कि विवाह कर, है ना, वो चोल काल की तरह रियायत था, और वाणिज्य कर जैसे कि चराई कर, सीमा शुल्क। दिलचस्प बात यह होगी यहाँ पर कि जो कृष्णदेव राय थे उसने बाद में जनहित में विवाह को जो कर था वो समाप्त कर दिया था। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है। 34 का आंसर एक यहाँ से एक करेक्ट होगा। 35, उद्योग और विदेशी व्यापार के संबंध में विचार करना है। कथन 1, सूती वस्त्र खनन, हीरे और धातु और इत्र बनाना उस समय के प्रमुख व्यवसाय थे। पहली बात 35 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि विजयनगर अपने सूती वस्त्र के लिए दुनिया भर में फेमस था। ठीक है, और विजयनगर की जो खदानों से निकाले गए हीरे, विशेषकर गोलकुंडा क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी उनकी डिमांड होती थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड बात है कथन, सेकंड कथन में बोलता है कि भारत द्वारा चीन, अरब, पुर्तगाल जैसे देशों में घोड़ों और रेशम का निर्यात किया जाता था। सेकंड बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड बात है कि भारत में घोड़ों का निर्यात नहीं करता था, बल्कि आयात करता था। ठीक है, भारत घोड़ों का निर्यात नहीं करता था, आयात करता था। और विजयनगर अपनी सेना के लिए बेहतरीन, अच्छे मान सकते हो, काफ़ी अच्छे नस्ल के घोड़े को अरब पुर्तगाल से मंगवाता था, और चीन के मुख्य रूप से रेशम का आयात किया जाता था, निर्यात नहीं होता था। ठीक है, भारत के मसालों की सूती, कपड़ों और रत्नों को भी निर्यात करता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब की पॉइंट नोट करते चलो। विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन यूपीएससी का हमेशा आता है। आप पेपर उठा लो 10 सालों के, विजयनगर का क्वेश्चन कहीं ना कहीं कथन में ही मिल जाएगा, हमेशा मिला है। ठीक है, तो 1 सिर्फ करेक्ट है, दूसरा गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, 35 का आंसर ए। 36 आते हैं, विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक स्थिति के बारे में विचार करना है।
महिलाओं को राजनीतिक, साहित्य और संगीत के साथ साथ कुश्ती एवं युद्ध कलाओं को प्रशिक्षित किया जाता था। पहली बात एकदम सही है, ठीक है, पहली बात क्या हो जाएगी, ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, राज दरबार में महिलाएं ज्योतिष और लेखाकार के रूप में भी सेवाएं देती थी। ये बात भी क्या होगी, करेक्ट है। यूपीएससी ने क्वेश्चन ऐसा पूछा था, सेम टॉपिक पूछा था कि जो वहाँ की महिलाएं थी वो ज्योतिषी का काम भी करती थी, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। आप देखो कि प्रीवियस अगर आपने लगाया होगा तो 2-3 साल पहले पेपर था, करीब 22 से 23 में शायद था, क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, ऐसा याद रखना है, सेम टॉपिक पे पूछा था ये। तो क्या होगा, बल्कि मैंने पीवाईक्यू नहीं लिया है, मैंने खुद से क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट किए इसके टॉपिक के, ठीक है। तो क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, राइट। इस बार क्वेश्चन शायद दे दे ऐसा कि जो यहाँ की जो महिलाएं होती थी ये जो संगीत की में भी रुचि रखती थी, ऐसा करके दे देगा, है ना, या बोलेगा यहाँ की जो महिला थी संगीत में रुचि नहीं रखती थी, जबकि यहाँ पर राजनीतिक साहित्यकार में रुचि रखती थी वो, ऐसा करके दे सकता है। तो याद रखना है, पहली बात करेक्ट है, दूसरी बात करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात, विजयनगर के शासक अन्य धर्मों के प्रति अनुदार थे और अपने हिंदू धर्म को संरक्षण करते थे। तीसरी बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि विजयनगर शासक हिंदू धर्म के कट्टर संरक्षक थे, लेकिन वे धार्मिक रूप से अत्यंत असहिष्णु। उन्होंने मुस्लिम सैनिकों की सेना में भर्ती किया और मस्जिद बनाने की अनुमति दी थी, और जैन और ईसाई के संरक्षण भी प्रदान किया था, ठीक है। 1, 2 सही है, तीसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 नंबर, विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के योगदान के संबंध में विचार करना है। उनके काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है ना। पहली बात क्या होगी, पहली बात 37 का स्टेटमेंट का यहाँ से एकदम सही है। उन्होंने अमुक्त मालदा ग्रंथ की रचना की थी, संस्कृत भाषा में थी, जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, ठीक है। सेकंड क्या होगी, सेकंड गलत है, क्योंकि उनके प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त मालदा की रचना तेलुगु भाषा में थी, ठीक है, संस्कृत में नहीं थी। वही ग्रंथ राजनीति और शासन को कला को आधारित पर, मतलब कला पर आधारित बताते थे। जमवती कल्याणम उनके द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। और उषा परिणय जैसे नाटक की रचना भी की थी उन्होंने, ठीक है। तो 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, आंसर बी सही है। क्वेश्चन 38 है, विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला के संबंध में विचार करना है। विजयनगर शैली वास्तुकला में विशाल गोपुरम, प्रवेश द्वार और अत्यधिक नक्काशीदार स्तंभ के निर्माण की विशेषता देखी गई थी। पहली बात 38 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर विजयनगर शैली में विजयनगर स्कूल ऑफ आर्ट, इसमें मंदिर के प्रवेश द्वार पर काफ़ी विशाल राय गोपुरम का निर्माण किया गया था, और स्तंभों पर जानवरों को, विशेषकर घोड़ों के जो व्याल थे उसकी जटिल नक्काशी भी पहचान की गई थी। पहली बात सही है। सेकंड, कल्याण मंडप इस शैली की एक विशिष्ट घटक था, जिसका उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक अनुष्ठानों और दिव्य विवाहों में करते थे प्रयोग। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कल्याण मंडप इस शैली की सबसे अनूठी विशेषता थी, और ये विस्तृत स्तंभ वाला हॉल होता था, जहाँ देवी देवताओं को औपचारिक विवाह उत्सव आयोजित किए जाते थे। दोनों बातें करेक्ट हैं, आंसर 38 का 1 to C। 39, विजयनगर कालीन प्रमुख स्मारक के संबंध में विचार करना है। हम्पी में स्थित विठल स्वामी मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए विशेष रूप से संगीत स्तंभों के लिए जानी जाती थी। 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, 39 का। सेकेंड बात है, सेकेंड बताते हैं, ये बोला है कि महानवमी डिब्बा विजयनगर काल की एक छोटा धार्मिक मंदिर था, जिसे अनुष्ठानिक पूजा के लिए बनाया गया था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि महानवमी डिब्बा कोई छोटा मंदिर नहीं था, बल्कि एक विशाल ऊंचा मंच था। इसका उपयोग राजा द्वारा दशहरे के त्यौहार या महानवमी के दौरान सैन्य निरीक्षण, नृत्य प्रदर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर प्रयोग करते थे। ओनली 1 करेक्ट होगा, एक यहाँ से आंसर है, ठीक है। आते क्वेश्चन 40, विजयनगर साम्राज्य के दौरान आए विदेशी यात्रियों के संबंध में विचार करते हैं। इटली के यात्री निकोली कोंटी ने देवरा द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर का दौरा किया था। 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि इटली का यात्री निकोली कोंटी 1420 से 21 के बीच में देवरा प्रथम के शासनकाल में आया था, पहला गलत हो गया। फारस का अब्दुल रज्जाक देवरा प्रथम के समय में आया था, अभी मैंने आपको बताया, गलत हो गया, क्योंकि फारस का राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 1443 में देवरा द्वितीय के समय आया था। यहाँ प्रश्न में शासक जो हैं वो बदल दिए गए दूसरे के, है ना, इस वजह से गलत हो गए। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा कृष्णदेवराय के समकालीन थे। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, आंसर क्या होगा, ओनली 3 करेक्ट है ना, 3 करेक्ट है तो बी। 41 आते हैं। 41 से पहले देखो एक बात देखते हैं कि बताते हैं कि जो भी इंडिया एयर बुक है ना, इंडिया एयर बुक अभी
मनोरमा की आई, मनोरमा की नहीं करेंगे हम लोग, जो इंडिया बुक आती है उसकी हम लोग यहाँ पर अभी एमसीक्यूज भी देखेंगे पूरे, कम से कम 200 एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पर उसके कवर करेंगे इंडिया बुक के। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं क्लास भी लेकर आऊँगा और उसकी जो पूरी मैं मैगजीन निकाल दूंगा मार्केट में। ठीक है, मार्केट से भी आप परचेस कर सकोगे उस मैगजीन को, जो 200 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट पूरी बुक से मैं हाईलाइट करूँगा। ठीक है, ओनली क्वेश्चन तो मार्केट से भी परचेस उसको कर पाओगे अभी 4 से 5 डेज में। ठीक है, 15 तारीख तक में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी वो। ठीक है, बस इतना बताना था, बाकी हम लोग यूट्यूब पे भी इसको कवर करेंगे, है ना। आते हैं 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। निकोली कोंटी पुर्तगाल, पहली बात यहाँ से क्या होगी, निकोली कोंटी इटली का था, पुर्तगाल नहीं। अब्दुल रज्जाक फारस, अब्दुल रज्जाक फारस ईरान, सही सुमेलित है। तीसरी बात है बारबोसा इटली, पुर्तगाल था, इटली नहीं था। तो सिर्फ यहाँ से कौन सा दूसरा करेक्ट था, मतलब एक बात यहाँ से करेक्ट है, दूसरी वाली। 42, बहमनी साम्राज्य के स्थापना और राजधानी के बारे में विचार करना है। बहमनी साम्राज्य की नींव 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने रखी थी। पहली बात, 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, इस साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के समर्थन में की गई थी। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि स्थापना दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के विद्रोह के परिणाम स्वरूप हुई थी, ना कि इसके समर्थन में। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। शुरुआत में इसकी राजधानी गुलबर्गा थी, जिसे बाद में बीदर स्थानांतरित कर दिया गया था। तीसरा करेक्ट है। ठीक है, अहमद शाह जो वली में इसे बीदर स्थानांतरित कर दिया था। 1 और 3 करेक्ट होगा, आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन 43 है, प्रशासन और सांस्कृतिक प्रभाव इसके। बहमनी साम्राज्य के प्रशासनिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में विचार करना है। पहली बात है, प्रशासनिक सुविधा के लिए साम्राज्य को टर्फ या प्रांत में विभाजित किया गया था। 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकेंड बात यहाँ से, महमूद गवा एक प्रसिद्ध प्रधानमंत्री था जिन्होंने सैन्य और प्रशासनिक सुधार किए थे। सेकेंड बात, 43 का सेकेंड यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि महमूद गवा एक अत्यंत योग्य वजीर प्रधानमंत्री था। उसने भीतर में एक विशाल मदरसे की स्थापना की थी और भूमि मापन के माध्यम से राजस्व व्यवस्था में सुधार किया था। सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, यहाँ की वास्तुकला पर मुख्य रूप से फारसी प्रभाव दिखाई देता था, जैसे कि जमा मस्जिद में। तीसरा भी करेक्ट होगा। ठीक है, बीदर का मदरसा और गुलबर्गा की जामी मस्जिद इसके एग्जाम्पल माने जाते हैं। ठीक है, जामी मस्जिद। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों करेक्ट हैं, आंसर यहाँ से डी। आगे आते हैं क्वेश्चन 44 यहाँ से इसमें बोला है कि बहमनी साम्राज्य के विभाजन के बारे में विचार करना है। बहमनी समाज के पतन और विभाजन के बारे में 16वीं शताब्दी की शुरुआत में बहमनी साम्राज्य का विभाजन हुआ था। 44 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 44 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, सोचो। पहला स्टेटमेंट हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट है, सही है। ठीक है, सेकेंड बात है, सेकेंड बोला यह साम्राज्य टूटकर 5 स्वतंत्र सल्तनतों में बट गया था। किसमें, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार और बीदर। ठीक है, बीजापुर का कौन सा, आदिल शाही। अहमदनगर का अहमदनगर का हो जाएगा आपका निजाम शाही। गोलकुंडे का आपका हो जाएगा कुतुब शाही। बरार का इमाद शाही और बरीद शाही। तो ये नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बस सही है। तीसरी बात है, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा उन 5 स्वतंत्र सल्तनतों में शामिल थे। एकदम सही बात है, मैंने बताया आपको, है ना। आंसर क्या होगा, डी करेक्ट होगा। 45 है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्षों के भौगोलिक आर्थिक कारणों पर विचार करना है। पहली बात बोला है 45 का, इसे पर कह रहा है कि राजपूत दोआब जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में क्या था, बीच में स्थित था और उस पर अधिकार करना एक संघर्ष और एक प्रमुख कारण बन गया था। पहली बात यहाँ से 45 की करेक्ट है। सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर राजपूत दोआब जो था वो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच भूमि का अत्यंत उपजाऊ थी, इसलिए इसे दक्षिण का स्वर्ग भी मानते थे और दोनों राज इस पर अधिकार करना चाहते थे। क्योंकि यहाँ पर स्वर्ग के रूप में जानते थे, इसलिए दोनों अधिकार करना चाहते थे इस पर, है अच्छी चीज़ थी वहाँ पर, है ना। सेकेंड बात है, दक्षिण भारत के प्रमुख बंदरगाहों का नियंत्रण प्राप्त था और इन साम्राज्यों का आवश्यक नहीं था। मतलब कहने का, दक्षिण भारत के जो महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर नियंत्रण प्राप्त थी और इन साम्राज्य के लिए आवश्यक नहीं था ये। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि दक्षिण भारत के बंदरगाह जैसे गोवा, होन्नावर, ये विदेशी व्यापार विशेषकर घोड़ों के आयात के लिए काफ़ी फेमस थे और इन पर नियंत्रण प्राप्त करना इन दोनों साम्राज्यों के लिए अति आवश्यक था। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से एक बात सही है। 45 का ये है ना।
लास्ट क्वेश्चन होगा 46। हाँ 46 यहाँ से दोनों साम्राज्यों के वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष के बारे में विचार करना है। विजयनगर एक हिंदू राज था और बहमनी एक मुस्लिम राज था, जिनके कारण उनके बीच धार्मिक विचारधाराओं का संघर्ष बड़ा था। पहली बात 46 का पहला करेक्ट है, क्योंकि वैचारिक रूप से विजयनगर हिंदू संस्कृति का रक्षक था और उसमें बहमनी मुस्लिम संस्कृति थी, और इसका जो संघर्ष था ये मूल कारण राजनीतिक था, और लेकिन धार्मिक अंतर युद्धों की उग्रता को बढ़ाना था। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड है क्षेत्रीय प्रभुत्व और व्यापारिक जो मार्ग थे इस पर नियंत्रण की इच्छा ने इन दोनों के बीच युद्ध को निरंतर बनाए रखा था। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि क्षेत्रीय विस्तार और प्रायद्वीप के जो व्यापारिक मार्ग थे उसमें एकाधिकार की महत्वाकांक्षा इन दोनों के बीच 200 वर्षों तक चले निरंतर युद्ध की स्थिति बना रखी थी। दोनों बात एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा 46 का 1 2 करेक्ट है, सी राइट। तो आपका 46 क्वेश्चन कवर। कुछ यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि आप पॉइंट नोट कर लो। जो महानवमी की डिब्बा की गहराई है, महानवमी जो डिब्बा था उसकी गहराई इस मंच पर मिली नक्काशी में शिकार, युद्ध और नृत्य जैसे दृश्य उसमें देखे गए थे, जो उस समय के सामाजिक जीवन की काफी झांकी प्रस्तुत करते थे। ठीक है। सेकेंड बात है महमूद गवाह का पतन जो हुआ था, ये महमूद गवाह की योग्यता उनका पतन बनी थी। स्थानीय दक्कनी जैसे जो षड्यंत्र थे है ना वो रचकर सुल्तान उन्हें मृत्युदंड दिलवा दिया था, जिसके कारण वहाँ पर साम्राज्य तेजी से पतन होने के लिए बढ़ा था। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट भी लिख लो, जैसे कि जो रायचूर द्वीप था उसकी तुलना में इतिहासकार इसकी तुलना प्राचीन काल की जो मगध और उसके बाद मराठा मुगल संघर्ष के केंद्रों से करते थे, जहाँ उपजाऊ ही भूमि इसका मुख्य स्रोत थी। तो 3 पॉइंट आप यहाँ पे एक्स्ट्रा इसके नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और देखो यहाँ पर मैंने आपको जो टारगेट थे, टारगेट का रिवीजन था, रिवीजन को लेकर के मैंने पूरे हिस्ट्री के क्वेश्चन रखे हैं। हिस्ट्री का पूरा करीब 3 इसमें टारगेट या 4 टारगेट को शामिल किया है। ठीक है, ओनली हिस्ट्री के स्लॉट को। और अभी जो इकोनॉमिक का स्लॉट है उसका मैं क्या करूँगा, आपको पूरा पीडीएफ बना कर दे दूंगा, उसके क्वेश्चन आपको रिवीजन करने हैं। मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत मैं ही कर रहा हूँ, आप लोग क्या शांत बैठे हो है ना। ठीक है करने दो, सर तो कर रहे हैं, सर कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आप लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ 24 मई को ध्यान रखना है। ठीक है, डेट अपना, अगर नहीं पढ़ोगे 24 मई को रिजल्ट आपका यही नीचे आएगा, फिर बोलोगे सर अब मैं क्या करूँ, एक साल तैयारी फिर से करूँ। इसलिए कहता हूँ बात अभी से मान लो, टाइम है उसको यूज करो अच्छे से। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि फेल हो जाओ, मैं तो सबको कहता हूँ भाई अच्छे से पास हो है ना। नहीं पढ़ोगे तो फेल ही होगे। ये कोई यहाँ पर तुम कितनी पूजा पाठ कर लोगे है ना, तो मंदिर जाओगे कर लो, कुछ नहीं होना उससे। जब भगवान उसी के साथ देते हैं जो खुद पढ़ता है, खुद मेहनत करता है। ठीक है, नहीं करोगे तो कोई साथ देने वाले, मैं भी साथ नहीं दूंगा। नहीं पढ़ोगे तो है ना, पढ़ोगे कुछ पूछोगे तो मैं आपको बताने के लिए हूँ। राइट, टॉपिक आपको टारगेट दिए है ना, बहुत कम लोगों ने इसको टारगेट को पूरा किया है, ज़्यादा लोग कर ही नहीं पाए वहाँ पे, बल्कि वहाँ पर रिवीजन सिर्फ था, रिवीजन करना था आपको, टॉपिक पूछने थे आपसे, इतना भी नहीं हो सका आपसे। ठीक है, नहीं होगा तो मैं कुछ लोगों को सिर्फ इसमें ऐड करूँगा। अब मैं एक ग्रुप बनाऊँगा, कुछ लोगों को ही सिर्फ ऐड करूँगा वहाँ पे, और सबको यहाँ से रिमूव करूँगा जो यहाँ पर सीरियस नहीं है। ठीक है, तो एंड करते हैं इसको, कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।